साथियों, आप सभी का विजन ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारत के संविधान के अंतर्गत संघ एवं इसका क्षेत्र अर्थात यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 के मध्य में इसका वर्णन किया गया है। तो इसके पहले का जो वीडियो था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसमें हम लोगों ने अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 के में जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसको विस्तार से हमने वहाँ पर चर्चा की है। अब यहाँ पर इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जो केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्यों का उद्भव होता है अर्थात देशी रियासतों का जो भारत में विलय होता है और नए राज्यों का जो पुनर्गठन होता है, तो किस प्रकार से यह पूरी प्रक्रिया चलती है, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। और वर्तमान का जो जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन किया जाता है वहाँ तक हम लोग इस चर्चा को लेके जाएंगे। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि जब देश आज़ाद होता है तो किस प्रकार से देशी रियासतों का भारत में विलय किया जाता है और नए राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो आज़ादी के समय जो है भारत में राजनीतिक इकाइयों की दो श्रेणियाँ थीं। अब ये दो श्रेणियाँ कौन सी थी? एक थी आपकी ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत मतलब कि जो ब्रिटिश शासन के या ब्रिटिश सरकार के शासन के डायरेक्ट अधीन थी। दूसरी थी देशी रियासतें। तो देशी रियासतों में क्या था कि यहाँ पर यह राजा के शासन के अधीन था, लेकिन इस पर ब्रिटिश राजशाही का एक तरह से कंट्रोल था। ये एक तरह से जो ब्रिटिश राजशाही थी उससे ये संबद्ध था। तो ब्रिटिश प्रांत पर डायरेक्ट जो था वो ब्रिटिश सरकार के अधीन था, और जो देशी रियासतें थीं यहाँ पर राजा राज करते थे, परंतु वो ब्रिटिश राजशाही से संबंधित थे। इन रियासतों को जो उस समय मानचित्र होता था उसमें ब्रिटिश प्रांत को लाल रंग से और जो देशी रियासतें होती थी उनको पीले रंग से चिन्हित किया जाता था। तथा भारत में 9 गवर्नरों के प्रांत थे, मतलब 9 ब्रिटिश प्रांत थे जो भारत सरकार शासित क्षेत्र थे। मतलब ये इस पर डायरेक्ट जो है जो ब्रिटिश शासन था या जो ब्रिटिश राजशाही थी उसका कंट्रोल था। तथा इसके अलावा लगभग 600 देशी रियासतें थीं जो शासकों या स्वामियों के व्यक्तिगत शासन के अधीन थी। जो 1935 का जो अधिनियम आता है, 1935 के अधिनियम में एक परिसंघ की कल्पना की गई थी। तो परिसंघ में क्या था कि ये ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें को मिलाकर के संघ की कल्पना की गई थी। परंतु उसमें एक जो त्रुटि यह थी कि देशी रियासतों को संघ में शामिल होने का जो विकल्प था वो स्वैच्छिक था। मतलब वो चाहे तो संघ में शामिल हो सकती हैं या ना चाहे तो ना शामिल हो सकें। परंतु ये देशी रियासतें उस संघ में शामिल नहीं होती तो संघ की जो परिकल्पना थी वो पूरी नहीं हो पाती। तो यही होता है कि जो देशी रियासतें थी वो संघ में शामिल होने से इनकार करती। तो इस प्रकार से जो 1935 के अधिनियम का जो संघ की परिकल्पना थी वो पूरी नहीं हो पाती है। इसके बाद 1942 में जो क्रिप्स मिशन आता है, तो क्रिप्स मिशन द्वारा देशी रियासतों को स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने हेतु छोड़ दिया जाता है। फिर इसके बाद आता है 1946 में कैबिनेट मिशन। तो जो कैबिनेट मिशन आता है इसमें संघ का प्रावधान किया गया, परंतु संघ के प्रावधान के साथ इसमें कंडीशन आती है कि जो संचार, विदेश एवं प्रतिरक्षा, ये जो 3 चीज़ें थी यही केवल केंद्र को प्रदान किए गए थे। बाकी जो राज्य थे देशी रियासतें, उनका जो स्वामित्व था वो उनके राजाओं के ही पास था। केवल 3 चीज़ें जो थी, संचार, विदेश और प्रतिरक्षा, ये केंद्र को सौंपी गई थी। इसके बाद 12 मई 1946 को देशी रियासतों पर भारत सरकार द्वारा व्हाइट पेपर प्रकाशित किया जाता है। इस व्हाइट पेपर में कहा गया कि सम्राट की सरकार मतलब ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश राजशाही थी, तो ब्रिटिश राजशाही की सरकार अपनी सर्वोच्च शक्ति के अधिकार को समाप्त करती है। मतलब कि अब जो है इन देशी रियासतों पर ब्रिटिश हुकूमत का जो अधिकार था वो नहीं रहेगा, वो अपना कंट्रोल छोड़ती हैं। तथा बाद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत 2 स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश बनाए जाते हैं, भारत और पाकिस्तान। तथा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की जो धारा 7(1) थी, इस 7(1) में यह व्यवस्था दी गई कि सम्राट एवं भारतीय रियासतों के मध्य हुए सभी प्रकार के समझौते एवं व्यवस्थाएं जो इस अधिनियम के पूर्व लागू थी, मतलब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के लागू होने से पहले जो भी ब्रिटिश राजशाही और जो ये देशी रियासतें थी, भारतीय रियासतें, इनके मध्य जो भी समझौते या व्यवस्थाएं थी उनको अब निरस्त माना जाएगा। मतलब अब वो कंटिन्यू नहीं चलेंगे। तथा नियत तिथि से मतलब 15 अगस्त 1947 से हिज मैजेस्टी का जो देशी रियासतों पर अधिराजित्व था वो व्यपगत हो जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा। अब इन देशी रियासतों पर ब्रिटिश हुकूमत का कोई भी अधिकार नहीं रह जाएगा। तथा जो देशी रियासतें हैं उनको 3 विकल्प सौंपे गए। उनके सामने 3 विकल्प थे, वो या तो भारत में शामिल हो जाएं, या पाकिस्तान में शामिल हों, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। तो होता यह है कि जब देश आज़ाद होता है तो उस समय 552 जो देशी रियासतें थीं ये भारत की भौगोलिक सीमा के
अंतर्गत आती थी। तो इन 552 में से जो 549 देसी रियासतें थीं, ये 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत में ये शामिल हो गई। तो बची केवल तीन कौन सी? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। इन्होंने भारत के संघ में शामिल होने से मना कर दिया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इन कश्मीर की, कि कश्मीर कैसे शामिल होता है। तो एक एक करके इन तीनों को देखते हैं कि इस भारत में शामिल कैसे होते हैं। तो कश्मीर के साथ क्या हुआ? कश्मीर के राजा हरि सिंह ने पाकिस्तानी आक्रमण के बाद 20 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर हस्ताक्षर किया, और यह जो संधि या जो विलय की पुष्टि है वो कश्मीर संविधान सभा द्वारा नवंबर 1956 में की गई। इसके बाद बात आती है जूनागढ़ की। जूनागढ़ जो कि गुजरात क्षेत्र से संबंध था। तो जूनागढ़ का जो शासक था, जिसका नाम था सर मोहम्मद खान, यह पाकिस्तान भाग जाता है। मगर इसके पाकिस्तान भागने के बाद यहाँ पर जनमत संग्रह होता है और जूनागढ़ जो है इसको 31 दिसंबर 1948 को भारत में मिला लिया जाता है। इसके बाद बात आती है हैदराबाद की। तो आज़ादी के समय हैदराबाद रियासत जो है, इसके जो निज़ाम थे उस्मान अली खान, इन्होंने आज़ादी के बाद स्टैंड स्टिल की नीति अपनाई। मतलब हम एज इट इज रहेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे, अपना अस्तित्व हमें किसी में नहीं मिलना है, ना पाकिस्तान में ना भारत में। तो इसके बाद होता क्या है कि 13 सितंबर 1948 को निज़ाम के खिलाफ पुलिस कार्रवाई द्वारा तथा 18 सितंबर 1948 को इसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाती है। फिर 18 सितंबर 1948 को निज़ाम जो है वो आत्मसमर्पण कर देते हैं, और इस प्रकार से हैदराबाद को भी पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत संघ में मिला लिया जाता है। इसके बाद जो 216 रियासतें थीं, इन 216 रियासतें मतलब जो 552 थी उसमें से 216 रियासतों को जो सन्निकट के प्रांत थे, जो उनके सन्निकट के प्रांत थे, उनमें मिला दिया, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े रियासतें नहीं थीं। तथा इसके बाद जो 275 रियासतें थीं उनको मिला करके संघ, राज्य संघों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद 61 जो शेष 61 रियासतें बचती हैं, इनको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिणित कर दिया गया, मतलब इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। अब इसके बाद जो हमारा मूल संविधान रहा है, मूल संविधान में इस प्रकार से राज्यों के 4 वर्ग बनाए गए। कौन कौन से? ABCD। अब इन चारों वर्गों में देख लेते हैं कौन कौन से किस प्रकार के राज्य शामिल होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्ग ए की। तो वर्ग ए में जो है ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के जो प्रांत थे, जिसमें 216 रियासतों का विलय कर दिया गया। तो जो ब्रिटिश गवर्नर वाले जो प्रांत थे या जो ब्रिटिश प्रांत थे, उनमें जो उनके अगल बगल के 216 रियासतें थे उनको विलय करके इस वर्ग ए में रखा गया। वर्ग बी में कौन आते हैं? तो इसमें नई प्रशासकीय इकाइयाँ रखी गई, जिसमें 8 राज्य थे। तो वर्ग बी में 8 राज्य थे। इसमें जम्मू कश्मीर तथा हैदराबाद भी शामिल थे, तथा 275 देसी रियासतों को इसमें इन 8 राज्यों में मिला दिया जाता है। इसके बाद जो 61 रियासतें बचती हैं उनको वर्ग सी में रखा जाता है। तो वर्ग सी में 61 रियासतों को एकीकृत करके केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाता है, और इन केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? 9। मतलब इन 61 जो देसी रियासतें थीं इनको 9 केंद्र शासित प्रदेशों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं वर्ग डी की। तो वर्ग डी में क्या था? वर्ग डी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया, तथा इसमें यह प्रावधान किया गया कि अन्य यदि कोई अर्जित राज्य जिसको भारत अर्जित करेगा उसको वर्ग डी में रखा जाएगा। तो इस तरीके से मूल संविधान में 27 राज्य थे जिन्हें इन चारों वर्गों में रखा गया। तो ये 27 राज्य में संघ शासित प्रदेश भी शामिल थे। तो कुल मिलाकर के 27 राज्य थे जिनको 4 कैटेगरी में रखा गया था। यहाँ पर एक चीज़ देसी नरेशों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो देसी नरेश थे, तो देसी नरेशों को संविधान के अनुच्छेद 366 के भाग 22 या अनुच्छेद 366 के सेक्शन 22 में मान्यता दी गई थी, तथा धारा या आर्टिकल 291 में, जो 291 में था, उसमें कर मुक्त प्रीबी पर्स या प्रीबी पर्स देने, तथा आर्टिकल 362 में संसद तथा विधानमंडलों को नियम बनाते समय ये नरेश थे, देसी नरेश, इन देसी नरेशों को प्राप्त गारंटियों को सम्मान देते हुए व्यवस्था की गई। मतलब कि जब भी संसद या विधानमंडल कोई नियम बनाएगी तो उस दौरान इन देसी नरेशों को जो गारंटियां प्रदान की गई हैं और इनका जो सम्मान है उसको दृष्टिगत रखा जाए, उसी हिसाब से कोई व्यवस्था की जाए। परंतु इसके बाद 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा, इस अधिनियम के माध्यम से, यह जो संविधान संशोधन 26वां आता है, इसके माध्यम से नरेशों को जो विशेषाधिकारियों प्रीवी पर्स की व्यवस्था थी इसको समापन कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि जो देसी नरेश थे या जो देसी राजा थे, इनके जो विशेषाधिकार या जो प्रीवी पर्स की व्यवस्था थी किस संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त किया गया? तो 26वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तथा इसी संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 363
में एक नई धारा जोड़ी जाती है 363 का। अब इसमें क्या व्यवस्था थी, तो इसमें यह कहा गया कि जो देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थैलियों का अंत, तो ये इसका शीर्षक था। तो इस 363 का जो 26वां संविधान संशोधन के माध्यम से 363 में जोड़ा जाता है, उसके द्वारा जो ये देशी राजा थे इनको जो प्रीवी पर्स की सुविधा मिली थी और जो ये इनको कुछ विशेषाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसको जोड़ करके जो नरेशों की मान्यता थी वो समाप्त कर दी गई। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं। कहा गया है जैसे संविधान में कि भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है कि इसमें दो चीज़ें हैं। इसका मतलब हुआ पहला की चीज़ की जो संघ की इकाइयां हैं, मतलब जो संघ में शामिल जो राज्य हैं, ये समझौते का परिणाम नहीं है। ऐसा नहीं कि जो संघ बनाया गया भारत संघ जो है यूनियन ऑफ जो स्टेट है भारत का, वो किसी राज्यों के समझौते से हुआ है। इनके बीच कोई समझौता नहीं है। तथा दूसरी चीज़ क्या है कि इन इकाइयों अर्थात इन राज्यों को संघ से अलग होने की आज़ादी नहीं है। पहली चीज़ कि ये जो संघ बना है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरी चीज़ कि संघ से अलग होने का राज्यों को कोई अधिकार नहीं है, जैसा कि अमेरिका में दिया गया है। तो अमेरिका में क्या है कि राज्य जो उनका जो संघ है वो समझौते से बना हुआ है और वहाँ पर राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार है। अब बात कर लेते हैं राज्यों का जो पुनर्गठन होता है, किस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन होता है, उस पूरी प्रक्रिया को यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। तो स्वतंत्रता से पूर्व भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग होती आ रही थी। साथ ही स्वतः कांग्रेस पार्टी भी ये भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग का समर्थन करती रही थी। आज़ादी के बाद तेलुगु, कन्नड़, मराठी जनता के दबाव में आकर कांग्रेस ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग जो है वो 27 नवंबर 1947 को स्वीकार कर ली। तो इसके बाद होता क्या कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए 3 समितियों का गठन किया जाता है। अब ये 3 समितियां महत्वपूर्ण हैं, इनसे परीक्षा में प्रश्न लगातार बनता है। इन 3 समितियों को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो जो सबसे पहली समिति आती है, कैसे आती है, तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में धर आयोग का गठन किया गया। तो इस प्रकार से पहली जो समिति बनती है वो धर आयोग बनती है। तो यह जो धर आयोग था इसने 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ना होकर के प्रशासकीय सुविधा के आधार पर होना चाहिए। तो इस प्रकार से इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। अब जब यह रिपोर्ट आती है तो इसका विरोध होता है। तो इस धर आयोग की रिपोर्ट के विरोध के चलते कांग्रेस ने अपने जयपुर अधिवेशन जो कि 1948 में होता है, पुनः इस मामले को विचारित करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल तथा पट्टाभी सीतारामैया की अगुवाई में एक समिति गठित करती है। इस समिति को जेबीपी समिति के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी ले लीजिएगा कि जो जयपुर अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, पट्टाभी सीतारामैया करते हैं। और याद रखिएगा कि जब भारत स्वतंत्र होता है 15 अगस्त 1947 को, तो स्वतंत्रता के समय यदि पूछा जाए कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेवी कृपलानी थे। और जेवी कृपलानी जो है नवंबर 1947 में अपने पद से इस्तीफा देते हैं और इनके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। और फिर जब ये जयपुर अधिवेशन 1948 होता है, ये 55वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 55वां अधिवेशन था। इसमें जो अध्यक्षता करते हैं पट्टाभी सीतारामैया जी करते हैं, जो कि आपके जेबीपी जो समिति थी इसके सदस्य भी थे। अब इस समिति पे आते हैं। तो इस समिति को जेबीपी समिति कहते हैं। इस समिति ने 1 अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है वो औपचारिक रूप से अस्वीकार है, मगर जन भावनाओं को ध्यान में रखकर कुछ प्रतिबंधों के साथ पुनर्गठन को इस आयोग के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। तब इसके बाद क्या होता है कि जो मद्रास राज्य के जो तेलुगु भाषी थे उनके द्वारा अलग राज्य हेतु संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। और इस संघर्ष के जो अगुवा थे वो कोट्टी श्री रामल्लू थे। इनके द्वारा 56 दिनों तक अनशन किया जाता है और 56 दिनों के अनशन के बाद 16 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद आंदोलन जो है ज़्यादा उग्र और तीव्र हो जाता है। तो इसकी वजह से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 19 दिसंबर 1952 को पृथक आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण किया जाता है और यह इसके निर्माण की घोषणा की जाती है। तो इस प्रकार से 1 अक्टूबर 1953 को, ये 19 दिसंबर 1952 को घोषणा होती है और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश जो है वो इसका गठन किया जाता है। तो इस प्रकार से आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था।
और जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है 1956, उसके पहले ही ये जो राज्य है गठित हो गया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कई बार क्रम लगाने के लिए पूछ लेता है कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ, फिर आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। तो इनका क्रम लगाने तो पहले जो है आंध्र प्रदेश का गठन हो जाता है, उसके बाद आपका जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है 1956 वो आता है। अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश का गठन तो हो गया, परंतु ये जो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग होती है, ये शांत नहीं होती, क्योंकि जो अन्य राज्य थे वहाँ पर भी इसकी मांग धीरे धीरे बढ़ती। जब उनको लगा कि एक जगह पर मांग पूरी हो गई, तो उनको लगा कि दबाव बना करके हम भी अपनी मांग पूरी करवा सकते हैं। तो अब समस्या हो गई, तो इस समस्या से निपटने के लिए फिर से एक आयोग बनाया जाता है जिसका नाम था फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग के बारे में देखें तो 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की घोषणा की जाती है। अब यह जो आयोग था राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली थे। और इसमें 2 सदस्य थे, एक थे आपके के.एम. पडिक्कर। कौन थे? के.एम. पडिक्कर, और दूसरे हृदयनाथ कुंजरू। तो कई बार फजल अली आयोग के सदस्यों के तीनों लोगों के नाम पूछ लेता है। तो अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे और सदस्य कौन थे? के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी वो है 30 सितंबर 1955 को प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में इनके द्वारा कहा गया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। मतलब इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को मान्यता दी, उसको स्वीकृति प्रदान की। लेकिन इनके द्वारा एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। मतलब कि एक भाषा के आधार पर, मतलब एक बोली बोलने वालों की एक राज्य बना दिया जाए, इस चीज़ को इन्होंने अस्वीकृत कर दिया। तो एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को इन्होंने अस्वीकार किया, परंतु भाषा को जो है राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य आधार इन्होंने माना। इस प्रकार से केवल भाषा तथा संस्कृत के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय एवं प्रशासनिक आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, और यह भी आवश्यक है। तथा इसके बाद क्या होता है कि इस रिपोर्ट में इनको द्वारा कहा गया कि राज्यों के वर्ग समाप्त कर दिए जाने चाहिए, और जो भी राज्य हैं उन्हें 16 राज्यों व 3 संघ राज्य में विभाजित कर देना चाहिए। तो इसके बाद उपरोक्त सुझावों को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया जाता है तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को पारित किया गया। यह जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था, यह 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से इसको लागू किया गया था। अब ये जो अधिनियम आता है, इसके तहत 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश का गठन किया जाता है। अब ये 14 राज्य कौन थे, इनको देख लेते हैं। 14 राज्यों में जो शामिल थे आंध्र प्रदेश, असम, बम्बई, बिहार, जम्मू कश्मीर, केरल, जो कि ये नया राज्य बनाया गया था, पहले नहीं था, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल। अब ये संघ शासित प्रदेशों की बात करें तो जो ये 6 थे, इसमें आपके शामिल थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप। इनको बाद में लक्षद्वीप के नाम से संगठित कर दिया जाता है, एक साथ मिला दिया जाता है। इसके अलावा मणिपुर और त्रिपुरा। तो यहाँ पर ये जो संघ शासित क्षेत्र रहे हैं शुरुआत में, तो इनके नाम याद रखिएगा, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। क्योंकि कई बार परीक्षा में क्या होता है, पूछ लेता है कि निम्न में से कौन से ऐसे राज्य रहे हैं जो पहले संघ शासित प्रदेश रह चुके हैं। यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो मध्य भारत था, पेप्सू था, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोच्चिन, अजमेर, भोपाल, कोडंगू, कच्छ और बिंद प्रदेश जो थे, इनको सीमावर्ती प्रदेशों में मिला दिया गया। तथा इसके बाद मई 1956 में फ्रांस सरकार से हस्तांतरण संधि के बाद जो चंद्रनगर, पांडिचेरी सहित जो माहे, यनम और कराकल जो थे, जो वर्तमान के पांडिचेरी के भाग हैं, इनको भारतीय राज्यों में मिला लिया गया। और इनको किस रूप में मिलाया गया? तो इनको अर्जित राज्य के तहत, क्षेत्र के तहत इनको भारत में मिलाया जाता है। इसके बाद दादर एवं नगर हवेली को, जो कि पुर्तगाली क्षेत्र था, तो इस बात को याद रखिएगा कि जो दादर और नगर हवेली था, ये आपका पुर्तगाली क्षेत्र था। इसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के उपरांत भारत में मिला लिया गया और 10वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1961 में संघ राज्य क्षेत्र इसको घोषित किया गया। तथा इसके बाद दिसंबर 1961 में जो गोवा, दमन, दीव थे, गोवा और दमन एवं दीव, ये भी पुर्तगाली उपनिवेश रहे थे। इनको पुर्तगाली उपनिवेश से मुक्त करा करके 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया। और इनको किस रूप में मिलाया गया था? इनको पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में शामिल किया गया। इसके बाद फ्रांसीसी उपनिवेश जो थे आपके पांडिचेरी,
इसको 14वें संविधान संशोधन 1962 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया, मतलब संघ राज्य क्षेत्र इसको बना दिया गया। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि 1954 में फ्रांस ने पुडुचेरी, कराईकल, यनम और माहे को भारत को सुपुर्द कर दिया था। इस तरीके से 1954 से लेकर के 1962 तक ये जो क्षेत्र रहते हैं, ये इनका जो प्रशासन होता है अधिकृत क्षेत्र के रूप में इनका प्रशासन किया जाता है। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं कि जो 1956 में व्यापक स्तर पर राज्यों के पुनर्गठन जो होता है, उसके बावजूद जो भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक विविधता व राजनीतिक दबाव के चलते परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। मतलब अलग अलग क्षेत्रों से जो है अलग अलग राज्य बनाने की मांग लगातार उठती रही। तो ये जो अलग अलग राज्य बनते हैं, किस प्रकार से गठन होता है, इनका क्रम क्या रहता है, उस क्रम को समझ लेते हैं। तो जो आपका 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है, इसके बाद 1960 में गुजराती और मराठी भाषा के संघर्ष के चलते जो बम्बई राज्य था, इसको विभाजित करके गुजरात एवं महाराष्ट्र नामक 2 राज्य क्षेत्र बना दिए जाते हैं। इसके बाद असंतुष्ट नागाओं को शांत करने के लिए असम से अलग नागालैंड राज्य बनाया गया। पहले जो ये नागालैंड वाला क्षेत्र था, ये असम में शामिल था। तो होता क्या है कि 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के जो त्वेनसांग क्षेत्र थे, इन त्वेनसांग क्षेत्रों और नागा पहाड़ियों को मिलाकर के नागालैंड राज्य का गठन किया जाता है और ये 16वें राज्य के रूप में इसको भारत में इसका गठन किया जाता है। इसके बाद 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा नागालैंड राज्य को राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो यह भारत का 16वां राज्य था और किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, तो 13वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसको राज्य का दर्जा दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य के रूप में हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में चंडीगढ़ का गठन किया जाता है। हुआ क्या था कि इसके पहले सिखों के लिए पृथक सिंहगिरी राज्य अर्थात पंजाब सूबा की मांग उठने लगी। यह जो मांग थी वो अकाली नेता मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में उठी थी। तो इसके बाद जो शाह आयोग का गठन किया जाता है, तो शाह आयोग जो 1966 में रहती है, इसकी सिफारिश पर पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब राज्य और जो हिंदी भाषी क्षेत्र था इसका, उसको हरियाणा राज्य के रूप में स्थापित किया गया। और इससे लगे जो पहाड़ी क्षेत्र थे, उस पहाड़ी क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र शासित राज्य हिमाचल प्रदेश के रूप में इसको बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, जो हिमाचल प्रदेश था, हिमाचल प्रदेश प्रारंभ में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में यह रहा है। इसके बाद 1971 में संघ शासित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और यह भारतीय संघ का 18वां राज्य बनता है। 18वां राज्य बनता, 8वां नहीं, 18वां राज्य बनता है। अब बात कर लेते हैं मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय के संबंध में। तो 1972 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम पुनर्गठन 1971 लाया जाता है। तो इस उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम पुनर्गठन 1971 के माध्यम से उत्तर पूर्वी राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है। इसके तहत 2 केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर व त्रिपुरा एवं एक उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया। अब कैसे दिया गया तो उसको देख लेते हैं। तो इसके साथ ही, मतलब इनके साथ ही 2 संघशासित प्रदेश मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश जो हैं, इनको भी ये भी अस्तित्व में आते हैं। और ये जो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश थे, इसको पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी या नेफा के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, जो मेघालय था, मेघालय यह असम राज्य के, असम में उपराज्य के रूप में शामिल था। मतलब इसको एक तरीके से पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला था, ये कोई अलग से राज्य नहीं था, बल्कि यह असम का एक उपराज्य के रूप में इसको जाना जाता था। लेकिन जिसका अपना एक मंत्रिपरिषद था, मतलब असम का अपना मंत्रिपरिषद था और मेघालय उपराज्य होते हुए भी इसका एक अपना मंत्रिपरिषद था। यह जो प्रोसेस था या जो चीज़ व्यवस्था अपनाई गई थी, या मेघालय के लोगों के लिए की महत्वाकांक्षा जो थी कि एक अलग राज्य हमारा होना चाहिए, उसकी पूर्ति नहीं कर पाया। इसकी वजह से 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा मेघालय को एक स्वायत्त शासी राज्य बनाया गया। मतलब इसको एक अलग से राज्य का दर्जा दिया गया, अलग से राज्य बनाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो जो मणिपुर था, ये 19वें राज्य के रूप में शामिल होता है भारत में, त्रिपुरा 20वें के रूप में और मेघालय 21वें राज्य के रूप में भारत में शामिल होता है। तो इस प्रकार से यहाँ ध्यान रखिएगा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो है, ये संघ शासित प्रदेशों को असम क्षेत्र से पृथक किया गया था। मतलब ये पहले मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये पहले असम के, जैसे नागालैंड क्या था, असम का हिस्सा था। तो इसी प्रकार से मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी असम के हिस्से थे। इनको बाद में संघ शासित प्रदेशों के रूप में अलग किया जाता है, फिर इनको राज्य का दर्जा दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं सिक्किम के बारे में। तो सिक्किम जो है 1947 तक, जब तक देश आज़ाद नहीं होता, तो सिक्किम भारत एक शाही राज्य था जहाँ चोंग्याल का शासन था। 1947 में ब्रिटिश शासन की समाप्ति के बाद भारत सरकार ने इसके रक्षा, विदेश मामले और संचार
मतलब 3 चीज़ें, रक्षा, विदेश मामले और संचार का जो उत्तरदायित्व उसको भारत सरकार के ऊपर था। इसके बाद 1974 में सिक्किम की इच्छा, मतलब सिक्किम राज्य के लोगों की इच्छा के बाद संसद द्वारा 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 लागू किया जाता है, जिसके तहत सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया जाता है, मतलब ये भारत का एसोसिएट राज्य इसको घोषित किया जाता है। इसके बाद 1975 में सिक्किम में एक जनमत संग्रह होता है। इस जनमत के दौरान वहाँ की जनता ने चोंग्याल के शासन को समाप्त करने के लिए मत दिया और पूर्ण रूप से भारत में शामिल होने की बात की। तो जिसके फलस्वरूप 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया या पूर्ण राज्य बना दिया गया और यह 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल होता। तो याद रखिएगा 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह एक संबद्ध राज्य बनता है, जबकि पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा जो है 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से मिलता है। तो ये प्रश्न आया कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से सिक्किम जो है भारत संघ में शामिल होता है, तो 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि इस संशोधन के माध्यम से ये जो 36वां संविधान संशोधन लाया जाता है, इसके माध्यम से पहली और चौथी अनुसूची में भी संशोधित कर एक नया अनुच्छेद जो है 371 को जोड़ा जाता है। तो याद रखिए कि 371 जो है सिक्किम से संबंधित है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के संबंध में। तो 1986 में लाल डेंगा कौन थे? तो वहाँ पर जो एक संगठन था मिजो नेशनल फ्रंट, तो इस मिजो नेशनल फ्रंट के जो नेता थे उनका नाम था लाल डेंगा। तो लाल डेंगा से इस फ्रंट के साथ समझौता होता है और इस समझौते के बाद जो है 53वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मिजोरम को 23वें राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है और 23वें राज्य के रूप में भारत संघ में शामिल किया जाता है। यहाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो लाल डेंगा जी थे, ये लाल डेंगा जो थे, ये जब मिजोरम राज्य बनता है तो इसके पहले मुख्यमंत्री थे, प्रथम मुख्यमंत्री ये मिजोरम के थे तथा ये 1986 से लेकर के 88 तक ये मुख्यमंत्री के पद पर रहे। इसके बाद आगे देखें तो 1986 में 55वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य बनाया गया और यह 24वें राज्य के रूप में भारत संघ में शामिल होता है। इसके बाद 1987 में गोवा को दमन व दीव से पृथक करके पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और यह 25वें राज्य के रूप में भारत संघ में शामिल होता है और 56वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको राज्य का दर्जा दिया जाता है। अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो है यह 1991 में 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड के संबंध में। तो सन 2000 में छत्तीसगढ़ को 26वें राज्य के रूप में, उत्तराखंड को 27वें राज्य के रूप में, झारखंड को 28वें राज्य के रूप में इनको नए राज्य के रूप में इनको मान्यता दी गई। तो जो छत्तीसगढ़ था इसको मध्य प्रदेश से अलग करके तथा उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके और झारखंड को बिहार से पृथक करके नए राज्यों के रूप में इनको गठन किया गया था। अब बात कर लेते हैं तेलंगाना के संबंध में। तो तेलंगाना जो है यह 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को भारतीय संघ के 29वें राज्य के रूप में इसका गठन किया जाता है। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो नए संशोधित प्रदेश बनाए गए हैं, इनके संबंध में बात कर लेते हैं। तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर के 2 बड़े फैसले हुए। कौन से? पहला फैसला यह था कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 के जो कुछ हिस्से थे उसको तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। दूसरा जो फैसला था कि राज्य के पुनर्गठन को लेकर के राज्य का पुनर्गठन किया जाता है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं। मतलब जो जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा था उसको खत्म कर करके इसको 2 भागों में बांट करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं तथा ये जो पूरी प्रक्रिया थी या मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ये 31 अक्टूबर 2019 से यह लागू हुआ। तथा यहाँ पे यह भी ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ सकता है कि अभी नया चूँकि ये बनाया गया है, तो जो जम्मू कश्मीर के जो पहले उपराज्यपाल बनाए गए हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। जबकि जो लद्दाख के उपराज्यपाल बनाए गए हैं उनका नाम है RK माथुर। तो केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये यहाँ के पहले उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के। अब इस प्रकार से इस केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अब कुल 28 राज्य हो गए। भारत गणराज्य में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। पहले क्या थे? 29 राज्य थे। चूँकि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म हो गया तो एक राज्य कम होता है तो 28 राज्य हो गए और पहले 7 संघ शासित प्रदेश थे और अब 2 और बढ़ गए तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। अब थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देख लें
कि अब ये जो नया प्रावधान लागू हुआ है, इसके बाद क्या है कि जम्मू कश्मीर के पास अपनी विधानसभा होगी, पहले भी थी, परंतु अब क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी अब इसकी एक विधानसभा होगी, जबकि लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। तो वहाँ पर डायरेक्ट राज्यपाल के द्वारा ही, उपराज्यपाल के द्वारा ही शासन किया जाएगा। तथा जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा का जो कार्यकाल है अब 5 साल होगा, क्योंकि पहले ये कितना होता था, 6 साल का होता था, अब ये 5 साल का होगा। इसके अलावा क्या नया परिवर्तन है कि जम्मू कश्मीर में जो पहले विधान परिषद हुआ करती थी, अब विधान परिषद यहाँ पर नहीं होगी। तो अब इस प्रकार से सिर्फ 6 राज्य ही ऐसे हैं, पहले 7 राज्य थे जहाँ पर विधान परिषद थी, विधानसभा के साथ विधान परिषद भी थी, अब केवल 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद होगी। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में अब विधान परिषद नहीं रहेगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का कोई अलग झंडा और अलग संविधान भी नहीं होगा, जो कि पहले इसको मिला हुआ था। अब इसी के साथ जम्मू कश्मीर में जो चल रही जो रणवीर दंड संहिता की जो प्रणाली थी, वो भी समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा फिलहाल अभी दोनों राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट कार्य करेगी, मतलब इन दोनों का हाई कोर्ट एक ही होगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री होंगे, अपनी कैबिनेट में विधानसभा के अधिकतम 10% से ही मतलब मंत्री होंगे, मतलब अधिकतम 9 मंत्री इसमें हो सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जो नामों में परिवर्तन किया गया है, उन नामों में परिवर्तन के संबंध में। तो संयुक्त प्रांत जो रहा है, संयुक्त प्रांत अर्थात वर्तमान का उत्तर प्रदेश, यह पहला राज्य था जिसका नाम परिवर्तित किया गया और इसका नाम 1950 में उत्तर प्रदेश किया गया। इसके बाद 1969 में मद्रास का नाम तमिलनाडु रखा गया तथा 1973 में मैसूर का नाम कर्नाटक रखा गया। इसके बाद 1973 में लकादीव, मिनिकायम, अमीनी दीव का नाम लक्षद्वीप रखा गया तथा 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नया नाम जो है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया। और यह बदलाव जो है 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा किया गया था। तथा वर्ष 2006 में उत्तरांचल का नाम बदल करके उत्तराखंड तथा पांडिचेरी का नाम बदल करके पुंडीचेरी किया गया है। तो यह कुछ चीज़ें थी जिसकी चर्चा हम लोगों ने यहाँ पर की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।